हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने पिछले एक हफ्ते में देखा होगा कि आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे जिसमें पता चलेगा कि सीटेट का सिलेबस पूर्णतः बदल गया है। सीटेट का सिलेबस जो है वो बदल गया है, जिसमें हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया था और अपने यूट्यूब चैनल की जो क्लासेस चलती थी उसमें भी शुरू में हमने बताया था कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, अगले साल हो सकता है बदल जाएगा, लेकिन अभी क्लास 6 जो है उसका एसएसटी और उसकी साइंस बदली है। और उसमें बदला क्या है, एक तरीके से नया कर दिया गया है और लगभग पॉइंट्स वही हैं, कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं और ईवीएस पूरी बदल दी गई है। ईवीएस बदल दी गई, ये बात मैं मानता हूँ। ईवीएस 3, 4, 5 की बदल दी गई है और क्लास 6 की एसएसटी और साइंस जो है वो बदल दी गई है। क्लास 6 की जो एसएसटी है वह एक बुक में कर दी गई है। तो आपकी बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी, आप तब से बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान थे कि जो ये नई बुक है उसकी क्लासेस क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, नई बुक की ही क्लासेस आज से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 6 की आपकी जो पुरानी बुक है उसको हमने ख़त्म करवा दी है। क्लास 6 की पुरानी बुक को ख़त्म करा दिया है। क्लास 7 भी लगभग 50% से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो अब क्लास 6 और 7 साथ में चलेंगे। क्लास 6 की एक नई बुक हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर, और क्लास 7 की पुरानी बुक जो है उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि 7th और 8th में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 7th और 8th हम क्या करेंगे, जो पुरानी बुक है वैसे पढ़ाते रहेंगे। 6th में एक एक चैप्टर नया हम शुरू करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि इसका जो मेन नाम है जो क्लास 6 का परिचय दिया गया है, सामाजिक विज्ञान क्यों, सामाजिक विज्ञान क्यों ये क्लास 6 की बुक है। चलिए अब ज़्यादा हम समय आपका बेकार नहीं करेंगे, सीधे सीधे सेशन को शुरू करना चाहेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट कि सामाजिक विज्ञान को इसमें कई विषय वस्तु में बांटा गया है। जैसे थीम पे प्रश्न बनता था ना ईवीएस में, अगर आप पढ़े होंगे, पेपर फर्स्ट भी आप दिए ही होंगे और देते होंगे, तो आपको पता होगा कि ईवीएस में कितनी थीम है ना। आप पढ़ते थे ना ईवीएस में थीम कितनी है, परिवार और समुदाय, ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार क्लास 6 की जो सामाजिक विज्ञान की बुक है उसमें भी हमने 5 थीम देखा है, इसको 5 थीम में बांट दिया गया है। पहली थीम है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, यानी कि पहली थीम में भूगोल के बारे में बात किया जाएगा। फिर अतीत के चित्रपट, दूसरी थीम है आपकी अतीत के चित्रपट। फिर हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं, तीसरी थीम है। चौथी थीम है शासन और लोकतंत्र, यानी कि पॉलिटी। पांचवी थीम है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, यानी कि इकोनॉमिक्स की भी बात अब इसमें हम करेंगे। तो क्लास 6 की जो एसएसटी है सारी एक बुक में मिला दी गई, उसको भी 3 पार्ट में उसमें सामाजिक विज्ञान को 5 थीम में बांट दिया गया है। 5 थीम में पहली है ज्योग्राफी, जिसका नाम है भारत। नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे ईवीएस में पूछा जाता है। पहला क्या है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। दूसरी थीम है अतीत के चित्रपट। तीसरी है हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं। चौथी शासन और लोकतंत्र। पाँचवीं हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। और इसमें किसी में 3 चैप्टर हैं, जैसे कि पहली थीम में, किसी दूसरे में भी 3 चैप्टर हैं, तीसरे में 2 चैप्टर हैं, चौथे में 4 हैं और 5वें में 2 हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको पढ़ाएंगे, उसको लेना है, और जो अलग है उसको भी बताएंगे। बाकी सब चीज़ें आपको जो पढ़ाई गई उसको आप 6 वाली भी पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए। हाँ, पहला पॉइंट इसमें वही बात बताई गई है कि माध्यमिक स्तर पे कि जो वर्गीकरण है उसको बदल दिया गया है। 5 प्रमुख विषयों का यूज किया गया है, जिसमें से पहला है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। दूसरा है अतीत के चित्रपट। तीसरा हमारी सांस्कृतिक विरासतें और ज्ञान परंपराएं। चौथा शासक और लोकतंत्र। पांचवा हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। तो ये 5 थीम में बदल दिया गया है क्लास 6 एनसीईआरटी और एसएसटी को। अब पहला, इसमें जो पहली थीम थी उसमें हम चैप्टर 1 को देखेंगे, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। पृथ्वी, आर्यभट्ट ने कहा था लगभग 500 साल पहले कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है। तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। कथन पूछा जा सकता है, पहले ये नहीं दिया गया था बुक में, नया जुड़ा है, तो अगर नए से प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पहले ही चैप्टर का पहला ही पॉइंट है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, अग्नि, वायु आदि से बनी है, और यह गोलाकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वही बात हो गई, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें भौतिक मानचित्र आएगा, जिसमें भौतिक विशेषताएं दिखाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत मानचित्र हो गया, महासागर मानचित्र हो गया आदि। राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक आपकी विशेषताएं दिखाई जाती हैं।
जैसे कि राज्यों का मानचित्र हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का मानचित्र हो गया, राजधानियों को मानचित्र हो गया, या देशों का मानचित्र हो गया। थीमेटिक में किसी एक विशेष थीम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए दिया गया है कि वर्षा कितनी हो रही, वर्षा कितनी होती है हर जगह, तो वो वर्षा मानचित्र दिखाएगा, तो वर्षा ही पूरे देश के बारे में दिखाएगा, पूरे विश्व की जानना होगा, विश्व की पता चलेगा। पर्वत मानचित्र में क्या होगा कि पूरे राज्य में कहाँ से, जो चोटी मानचित्र हो गया तो सबसे लंबी चोटी है कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये थीमेटिक मानचित्र हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट जो पुरानी बुक में भी दिया गया था कि 3 घटक होते हैं मानचित्र के, दूरी होती है, दिशा होती है, प्रतीक चिन्ह होते हैं। दूरी क्या होती है? दूरी में एक आपका पैमाना होता है, स्केल होती है। स्केल क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ आपकी जो है और जो आपने मानी हुई लेंथ है उसका जो रेशियो है वही होता है आपका पैमाना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने माना है कि आपकी जो ओरिजिनल दूरी है अगर वो 1 किलोमीटर है तो आप उसको स्केल में कितना दिखाएंगे? उसको आप 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, तो आपका स्केल हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दिशा, प्रधान दिग्बिंदु होती हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और प्रतीक चिन्ह में कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो पूरे विश्व में माने जाते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे आगे। हाँ, तो चतुर्दिश या प्रधान दिग्बिंदु कौन हो जाएंगे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो जाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ, ये आपके क्या है कि ऐसे जो चित्र हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, जिनको हर जगह माना गया है। जैसे कि रेलवे लाइन में ये बड़ी लाइन को ऐसे दिखाया जाएगा, छोटी लाइन, और रेलवे स्टेशन में आर एस लिखा रहेगा। सड़कें पक्की ऐसे दिखाएगी और कच्ची डॉट डॉट डॉट। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे दिखाएंगे, राज्य और जिला की सीमा ऐसे। नदी, कुआं को ऐसे दिखाएंगे, तालाब में जल को दिखा के उसको बाउंड्री दिखाएंगे। नहर ऐसे दिखाई जाती है, और सेतु ये है, पुल की तरह ब्रिज दिखाया जा रहा है। मंदिर को देख रहे हैं आप, गिरजाघर में प्लस का साइन बना है, मस्जिद में जैसे कि ये गुंबदाकार है वैसे है, और ये छतरी है। डाकघर को पोस्ट ऑफिस पीओ लिखेंगे, डाक और टेलीग्राफिक कार्यालय पीटीओ लिखेंगे, और पुलिस स्टेशन को पीएस लिखा जाएगा। बस्तियां हम ऐसे दिखाते हैं, कब्रिस्तान को ऐसे दिखाते हैं, वृक्ष को ऐसे और घास ऐसे। तो ये समानता उपयोग वाले प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का आकार से प्रश्न बन सकता है क्योंकि नई बुक में दिया गया है कि इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। लगभग गोलाकार ऐसा है क्योंकि यह पूर्णतः गोलाकार नहीं है और ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है, इसलिए इसको हम गोलाकार लगभग कह के बुलाते हैं। अब इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक जैसे कि एक निर्देशांक ही हो गए कि जो आपके पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स जैसे कि आपको किसी जगह को दिखाना है कि आपकी अक्षांश क्या है। जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट आपने दिखा दिया अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट आपने अक्षांश या दिशांतर कुछ दिखा दिया, तो ये आपके क्या है? निर्देशांक हैं। तो निर्देशांक से क्या पता चलता है? हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि आपको बता दिया जाए कि प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मिलिए, तो इससे क्या होगा कि आप स्थिति निर्धारित करने में आपको आसानी होगी, तो यही निर्देशांक हो जाता है ना। अक्षांश के बारे में देखते हैं। अक्षांशों को अंशों में व्यक्त करते हैं। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या शून्य अंश होता है। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, ठीक है। जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण कहे जाते हैं, तो ये 90 अंश उत्तर कहे जाएंगे, और इसे हम 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण लिखते हैं। अब देख लेते हैं फिगर। ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये अक्षांश वृत्त होते हैं, ये संपूर्ण वृत्त होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। उत्तर ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण। प्रश्न बनता है कि जलवायु निर्धारण में, जलवायु परिवर्तन में अक्षांश महत्वपूर्ण होता है कि देशांतर? तो केवल अक्षांश हो जाएगा। क्या? अक्षांश हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, अक्षांश इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, इसलिए इसे उष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन हो जाएंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको ठंडक महसूस होगी, तो इसे शीतोष्ण कहा जाता है, मतलब कि गर्म भी रहेगा और ठंडा मतलब मीडियम रहेगा। और दक्षिण और उत्तर ध्रुव के निकट के जो क्षेत्र होंगे उनको क्या कहा जाएगा? शीत क्षेत्र कहा जाएगा। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से लगभग 23.5 यहाँ, 23.5 यहाँ, ये क्या हुआ? आपके उष्ण कटिबंध हो जाएंगे, ठीक है। 30 से 66 तक आपके क्या हो जाएंगे? इधर भी 30 से 66 आपके शीतोष्ण हो जाएंगे, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। और 66.5 से 90 तक आपका शीत कटिबंध कहलाएगा। तो जलवायु
का परिवर्तन जो होता है जलवायु संबंध, जलवायु का निर्धारण हम किससे कर सकते हैं? भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाओं से करते हैं। देशांतर के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप विज्ञान में भी यह सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न है और सायं या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय है तो अन्य देश में मध्याह्न भोजन हो सकता है और किसी और अन्य देश में रात्रि का भी भोजन या नींद भी आप हो सकता है सो रहे हों। ठीक है, इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। तो अक्षांश से हम जलवायु मापते हैं और देशांतर से हम क्या नापते हैं? समय। तो समय का निर्धारण किससे करते हैं? देशांतर से करते हैं। ठीक है, अक्षांश से हम क्या करेंगे? अक्षांश से हम जलवायु, इसको ध्यान रखिएगा। देशांतर से हम क्या करेंगे? देशांतर से समय करेंगे निर्धारण। समय का निर्धारण देशांतर से, अक्षांश का कोई काम नहीं। दोनों का यूज किस में ये होता है? एक एग्जैक्ट स्थिति बताने में। एग्जैक्ट स्थिति बताने में दोनों का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट याद रखिएगा। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। प्रमुख यामोत्तर अभी फिगर में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रमुख यामोत्तर हो जाएगी। इसे ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र जो ग्रीनविच या ग्रीनिच है उससे गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाएगा और इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाएगा और यही अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाएगा। ठीक है, देशांतरों को भी डिग्री में माना जाता है, मापा जाता है और पश्चिम हो या पूर्व इसका मान 0 से 180 तक जाता है। पश्चिम के लिए प लिखते हैं और पूर्व के लिए पू लिखते हैं। ठीक, उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। अगला पॉइंट है कि जैसा कि आप देशांतर के यामोत्तर को ग्लोब पर देखेंगे तो 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व जो है वो एक ही देशांतर पे पड़ेगा ना, इसलिए इसको हम केवल 180 डिग्री मानते हैं, ना पश्चिम ना पूर्व लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अक्षांश और देशांतर मिलकर 2 निर्देशांक बनाते हैं जो स्थिति बताने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, दिल्ली का 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर आपको बता दिया जाए 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तो आप इसका प्रयोग करके आप उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। फिर से जलवायु निर्धारण में अक्षांश का काम है, समय निर्धारण में देशांतर का काम है और एकदम एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर का काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट पुरानी बुक में नहीं था। वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर से पहले बहुत सारी यामोत्तर थी। जैसे कि हमारे भारत में क्या थी कि उज्जैनी जो आज उज्जैन है उसके मध्य से गुजरने वाली एक यामोत्तर थी। ठीक है, उसके मध्य से गुजरने वाली एक रेखा थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। ध्यान रखिएगा, वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर यानी कि हमारे लॉन्गिट्यूड से पहले भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स थी। समय का निर्धारण हम उज्जैन से करते थे पहले ना। वैदिक घड़ी भी उज्जैन में ही लगाई गई है, करंट का क्वेश्चन है तो उससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में जो ग्रीनविच यामोत्तर जो 1884 में उसका निर्धारण किया गया उससे पहले भी बहुत सारी यामोत्तर थी। उदाहरण हमारे भारत में उज्जैनी जो आज का उज्जैन है उसका पुराना नाम है, वहाँ पे उसके मध्य से गुजरने वाली एक यामोत्तर थी जिसको उज्जैनी यामोत्तर कहा गया। और उज्जैन अनेक वर्षों तक, अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। खगोल विद्या मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित विद्याएँ। लगभग 1500 वर्ष पूर्व खगोल महामहिम वाराहमिहिर ने यह अपना कार्य यहीं किया था। तो वाराहमिहिर जो खगोल वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना काम यहीं लगभग किया था, उज्जैन में। ठीक है, भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। तो भारतीय जो खगोलविद थे शून्य का जानते थे, यामोत्तर, अक्षांश और देशांतर सभी बातों को जानते थे। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का अक्षांश दिया गया लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। इसको हम अगर एग्जैक्ट अगर पूछें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला है। तो 68 डिग्री पूर्व देशांतर से 97 डिग्री पूर्व, इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो आपको ये लिखना है क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। ठीक है, अब देखते हैं समय क्षेत्र को समझना। समय क्षेत्र को हम समझेंगे और फिर ये लास्ट टॉपिक आज का हो जाएगा।
उसके बाद हमारी आज का ये पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा और 2 और चैप्टर के बाद क्या होगा, आपकी ज्योग्राफी यानी कि पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह भी चक्कर लगाता है। तो एक चीज़ हमें पता चली कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व में क्या होता है, सनराइज जो होता है पूर्व से होता है। ध्यान रखिएगा, हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसलिए सनराइज पूर्व में होता है, सूर्य उदय। और हम प्रत्येक 24 घंटे में देखते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर घूम लेती है, यानी कि 360 डिग्री। तो हर घंटे में मतलब 15 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 15 × 24 करेंगे 360 होगा। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामी उत्तर को अंकित कीजिए। प्रत्येक 15 डिग्री पे देशांतर के यामी उत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामी उत्तर से पूर्व की ओर जाते हैं हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व यामी उत्तर, 30 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री पूर्व यामी उत्तर लिखते हैं। और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए चले जाएंगे 180 डिग्री तक, और पीछे भी जाते वक्त अब आगे देखते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री यामी उत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है। ठीक है, 1 घंटा जो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा जुड़ेगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है प्रत्येक 1 घंटे पे 15 डिग्री घूमती है ना, प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 घंटे उसको हम मानते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजेगा तो प्रत्येक 15 डिग्री यामी उत्तर जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 घंटा जुड़ेगा प्रत्येक 15 डिग्री पे, यानी कि अगर 30 डिग्री घूमी है तो 2 घंटा जुड़ेगा। 30 डिग्री घूमी है तो 2 घंटा घूमेगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। और पश्चिम की ओर जाने पे समय माइनस हो जाता है, पश्चिम की ओर समय जाने पे माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितने बजेंगे, आप जान लीजिए 2 बजेंगे। और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे। तो यानी कि अगर ग्रीनविच यानी लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, 5.5 बजेंगे। भारत में कितने बज जाएंगे, 5.5 बज जाएंगे। अगला पॉइंट है, ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यामी उत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी से होकर गुजरती है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो एक ही दिन का विभाजन होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी भी, मतलब कि सीधी नहीं है, कथन में ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही हमारा आज का लास्ट पॉइंट था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और प्रोत्साहन भी मिलता है। चलिए फिर, धन्यवाद।